देवरानी ने दी खुशखबरी। हे भगवान, देखो तो सही, अभी तक पैर पसार कर सो रही हैं। इन्हें तो सभी का जरा भी अंदाजा नहीं रहता। अरे अभी तक सोती रहोगी या उतर कर नीचे भी आओगी? तुम्हें पता है ना परिक्रमा के लिए देरी हो रही है। कल्याणी के चिल्लाने पर उसकी चारों बहुएं और उसके सामने आ जाती हैं और कहती हैं, माँ जी, हम बस नहा धोकर तैयार ही हो रहे थे, इतने में तो आपने चिल्लाना शुरू ही कर दिया। अरे तुम्हें वक्त नहीं दिखाई दे रहा है? बोला था ना 5 बजे सब तैयार मिलना, 5:10 हो गए हैं। माँ जी, अब तो हम तैयार होकर आ गए, चलो अब चलते हैं परिक्रमा के लिए। अगर इसी भांति तुम हर चीज देर से करती रही तो भगवान ही जाने अब की तुम्हें संतान पैदा होगी या नहीं। तुम्हें संतान पैदा करने के लिए थोड़े बहुत तो कष्ट उठाने ही होंगे। अब चलो, मुंह क्या ताक रही हो मेरा? कल्याणी अपनी चारों बहुओं को एक जंगल में एक पेड़ के पास लेकर जाती है, जहाँ पर एक मूर्ति रखी होती है। वो चारों उस मूर्ति की पूजा करती हैं और 5:30 बजे तक वापस अपने घर लौट आती हैं। जिसके बाद वो चारों घर के सभी सदस्यों के लिए नाश्ता पानी बनाने लगती हैं। आज तो हमारे उठने से पहले ही नाश्ता तैयार है और लंच भी पैक है। इतनी जल्दी तुम लोग उठे कैसे? अरे और कैसे उठेंगे, बेचारी आखिरकार माँ ने इनका पीछा जो पकड़ रखा है। तुम दोनों चुप रहो। माँ ने आकर ये सारी बातें सुन ली तो तुम्हें पता है ना, बुरी तरह हमारी पत्नियों के पीछे पड़ जाएंगी। हमारी शादी को 4 से 5 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हम चारों में से किसी को भी कोई संतान नहीं है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में माँ तो नाराज होगी ही ना। तभी वहाँ पर राघव आकर बैठ जाता है और नाश्ता करने लगता है। क्या हुआ, बड़ी चहल पहल नजर आ रही है सुबह से? अरे भाई, अभी कहाँ चहल पहल हुई है। चहल पहल तो माँ के आते ही होगी। देखो जरा, माँ आ ही रही है। तभी कल्याणी आकर बैठ जाती है और नाश्ता करने लगती है, जिसके चलते कल्याणी कुछ फोटोज निकालकर राघव को देती है और कहती है, ये देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियां पसंद की हैं। देखो, तुम्हारी भाभियां तो बिल्कुल बांझ होती जा रही हैं। इनके बस की तो एक संतान पैदा करना है ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी इस घर को एक वारिस दे देगी। कल्याणी ये बात अपने बेटे से कह तो देती है, लेकिन राघव अभी शादी करना चाहता नहीं था। माँ, इतनी जल्दी भी क्या है शादी की? अभी तो मैं सही से बड़ा भी नहीं हुआ हूँ। ओहो, ऊंट की तरह तो बड़ा हो गया है। अब क्या तू खंबे की तरह बड़ा होगा? देख, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तू अपनी पसंद से लड़की पसंद नहीं कर रहा तो ठीक है, मैं ही तेरे लिए कोई लड़की पसंद करके तेरा रिश्ता पक्का कर देती हूँ। कल्याणी जैसा कहती है वैसा ही होता है। राघव अपने लिए कोई लड़की पसंद नहीं करता, जिसके चलते कल्याणी उसके लिए एक लड़की पसंद कर लेती है और उसी से उसकी शादी कर देती है। शादी के बाद नताशा, आरती, रुचिका और पूर्वी चारों ही रागिनी के साथ घुल मिल जाती हैं। अरे रागिनी, तुम तो बहुत सुंदर हो। अपनी खूबसूरती का राज नहीं बताओगी हमें? दीदी, मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं करती, ये तो कुदरती है, जैसा है आपके सामने है। जब से तुम हमारे घर में आई हो, हमें तो मानो जैसे एक छोटी बहन मिल गई हो। तुम बहुत अच्छी हो। चलो चलो, समय हो गया है, अब हमें सोने के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि कल फिर से हमें परिक्रमा के लिए जाना है। परिक्रमा? लेकिन आपको किस चीज की परिक्रमा करनी है? हमारी शादी को 4 से 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमने माँ जी को कोई संतान नहीं दी, जिसके चलते वो हमें हर पूर्णिमा की सुबह जंगल में एक मूर्ति की पूजा करने के लिए लेकर जाती हैं, लेकिन आज तक उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ओहो, माँ जी भी ना हद ही करती हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग माँ जी की बातें सुनते रहो, क्योंकि उनका कहना मानना भी बहुत जरूरी है। रागिनी की बात सुनने के बाद उसकी चारों जेठानियां अपने अपने कमरों में चली जाती हैं, जिसके बाद रागिनी भी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अगले दिन सवेरे फिर से उसकी चारों जेठानियां परिक्रमा के लिए चली जाती हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से रागिनी को उल्टियां होती हैं, जिसके चलते कल्याणी बहुत खुश होती है और अपनी रागिनी बहू से कहती है, आखिरकार मुझे वो खुशी मिल ही गई जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रही थी। अब तू मुझे इस घर के लिए एक वारिस देगी। इन चारों से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तेरे चलते अब इस घर को एक वारिस मिल जाएगा। रागिनी के गर्भवती होने की बात जब उसकी चारों जेठानियों को पता चलती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने लिए बुरा महसूस भी होता है। अब तो माँ जी सारा प्यार हमारी देवरानी को ही करेंगी। भला करे ही क्यों ना, तुम तो जानती हो ना, इतने सालों के बाद माँ जी को एक खुशखबरी मिली है। हाँ हाँ, सही कहा दीदी आपने, अब तो माँ जी फूली नहीं समाएंगी। चलो चलो, अब हमें घर के काम भी करने हैं।
तभी वहां पर कल्याणी आ जाती है और अपनी चारों बड़ी बहुओं से कहती है, अरे तुम चारों की चारों यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो जल्दी से मेरी छोटी बहू के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना कर लाओ। कल्याणी की बात सुनकर चारों रसोई में जाती हैं और अपनी देवरानी के लिए खाना बनाने लगती हैं। खुशखबरी हमारी देवरानी ने दी है और नौकरानी हमें बना दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और हम क्यों इतना अपनी देवरानी के लिए करें? वैसे भी वो हमसे कितनी छोटी है। चाहे जो भी बोलो, करना तो हमें ही पड़ेगा, तो इसलिए चुपचाप कर लेते हैं। मैं और रुचिका रागिनी के लिए खाना बना देते, तुम दोनों जाकर घर की साफ सफाई कर लो। ऐसे ही वो चारों मिलकर घर के काम करने लगती हैं और अपनी देवरानी को खाना बनाकर खिलाती हैं। एक तरफ वो दिन प्रतिदिन उससे चिढ़ने लगती हैं, तो दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी उन चारों को अपनी देवरानी के लिए घर के सारे काम करने पड़ते हैं। आप चारों मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। मैंने सोचा भी नहीं था आप चारों मेरी बड़ी बहन की तरह हो। रागिनी की बातें सुनकर उसकी चारों जेठानियां उसकी बातों को अनसुना करके वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और आखिर में वो महीना आ जाता है जिसमें रागिनी एक बहुत प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अरे बधाई हो बहू, आखिरकार तूने हमारे वंश को एक बेटा दे ही दिया। ला जरा मुझे दे, मैं अपने पोते को देखूं तो सही। नहीं माँ जी, मुझे माफ करना। बेशक आपको मेरी बात का बुरा लगेगा, लेकिन मेरे बेटे पर सबसे पहला हक मेरी जेठानियों का है और मैं अपना मुन्ना सबसे पहले उन्हें देना चाहती हूँ। रागिनी अपनी चारों जेठानियों की गोदी में अपने मुन्ने को पकड़ा देती है। ये देखकर उसकी चारों जेठानियों का गुस्सा रागिनी के लिए खत्म हो जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं सोचा, हमें माफ कर देना। तुम्हारा मुन्ना बहुत प्यारा है, सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि आप चारों का भी है। खुशखबरी सुनकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे मुन्ना, तुझे ये खुशखबरी मुबारक हो कि अब तेरी एक नहीं बल्कि 5 माँ है, 5। एक खुशखबरी से उनके घर में बहुत सी खुशियां आ जाती हैं। उस दिन के बाद से कल्याणी की 5 बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। वहीं कुछ समय बाद रागिनी की चारों जेठानियां एक साथ गर्भवती हो जाती हैं और वो भी अपने अपने बच्चों को जन्म देती हैं। अब उनके घर में खुशियां ही खुशियां होती हैं। जगराम अपनी पहली बीवी को उसकी बेटी के होते ही खो चुका था, इसलिए वह अपनी बेटी निशा की जिम्मेदारी उठाने के लिए दूसरी शादी सविता से कर लेता है। कुछ समय बाद उसे काव्या नाम की बेटी होती है। जगराम तो अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करता है, पर सविता निशा को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वह उसके साथ सौतेला व्यवहार करती थी। ऐसे ही एक दिन 12 साल की निशा ने सविता से कहा, माँ मुझे भी भूख लग रही है, मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, मुझे भी थोड़ा सा काव्या के पिज्जा में से खिला दो। बड़ा आई पिज्जा खाने वाली, पता भी है कितना महंगा पिज्जा होता है। ये तुझे क्यों दूं? जा जाकर रसोई में से खाना खा, रात की रोटी रखी हुई है वो खा ले। ठीक है माँ, मैं वो रोटी भी खा लूंगी, पर मुझे थोड़ा सा पिज्जा खिला दो, मैंने कभी नहीं खाया। निशा के दोबारा बोलने पर सविता गुस्से से उसके गालों को पकड़ लेती है और कहती है, तुझे एक बात मेरी समझ नहीं आती, तू मेरी सौतेली बेटी है और वही रहेगी। तेरी माँ तो मरकर तुझे मेरे कंधों पर छोड़कर चली गई। मैं तेरा ख्याल रखने के लिए नहीं आई हूँ ना, मैं तुझे अपनी बेटी मानती, इसलिए जैसा बोलूं वैसा किया कर। और हाँ, ये बात तेरे पापा तक नहीं पहुँचनी चाहिए, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगी, समझी। ये कहकर सविता निशा को धक्का मार देती है, जिससे वह गिर जाती है। रोते हुए वो बासी खाना खाती है। माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ना पापा मुझ पर ध्यान देते और छोटी माँ मुझे बहुत डांटती है, मारती है। मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा था, उन्होंने मुझे नहीं खिलाया। माँ मुझे बहुत याद आ रही है। तभी जगराम अचानक से उसके पास आ जाता है। फिर जल्दी से निशा अपने आंसू पोंछ लेती है और मुस्कुरा कर बात करती है। कुछ देर बाद जगराम अपने परिवार को लेकर मेले में जाता है, जहाँ उसकी दोनों बेटियां बहुत खुश रहती हैं। जगराम अपनी बेटी निशा को ज्यादा प्यार करता है, झूले में उसके साथ झूलता है, जिस बात से काव्या को बहुत चिढ़ महसूस होती है और वो निशा को चलते हुए गिरा देती है, जिससे उसके लग जाती है। आह, पापा चोट लग गई। मजा आया, मजा आया। पापा के साथ झूले में बैठी थी ना, ऐसे ही करूंगी इसके साथ, सौतेली कहीं की। अरे क्या हुआ काव्या? और कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत कर। हाय मेरी फूल सी बच्ची को क्या हो गया? ऐसा कहकर सविता अपने पति की नजरों में निशा को प्यार का दिखावा करती है
और ये वो हमेशा करती थी। वक्त गुजरता है, सविता इसी तरह अपने पति के सामने प्यारी माँ बनने का दिखावा करती है, लेकिन उसके पीठ पीछे ही वह निशा के साथ सौतेला व्यवहार करती है। उससे घर के सारे काम करवाती है और अपनी बेटी के पुराने कपड़े उसे दे देती है। इस तरह दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो जगराम दफ्तर से आकर अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर कहता है, बेटा आज मैं तुम दोनों को कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मैंने अपने दोस्त के बेटे से तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया है और तुम दोनों एक ही घर में शादी करके जाओगी। नहीं पापा, मुझे इस निशा के साथ नहीं जाना। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे नहीं पसंद। मेरी बेटी को खुश थोड़ी रहने देंगे जो भेज रहे हैं इसको भी काव्या के साथ। मैंने फैसला कर दिया तो कर दिया। मेरी दोनों बेटियों की शादी मेरे दोस्त के बेटे विक्रम और आदित्य से होगी। जगराम का ये फैसला लेने के बाद उसकी दोनों बेटियों की शादी विक्रम और आदित्य से हो जाती है। सौतेली बहन का पति विक्रम देखने में बहुत ही सुंदर था, जबकि आदित्य इतना खास नहीं था। ये देखकर निशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब वो उसकी पत्नी थी। शादी के कुछ दिनों में ही दोनों अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती हैं। दोनों बहनें रसोई में कुछ न कुछ बना रही होती हैं। तभी विक्रम आकर काव्या को पकड़ लेता है और कहता है, जान आज शाम को डिनर पर चलोगी? ये तुम क्या कर रहे हो? सामने निशा है, उसके सामने तो ये सब मत करो। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन ही तो है, सासू माँ थोड़ी है। और एक तरह से निशा मेरी साली हुई, क्यों निशा? हाँ बिल्कुल। पापा ने काव्या की शादी इतने अच्छे लड़के से की है और मेरा पति कितना सांवला है, अजीब सा। मुझे तो विक्रम ही पसंद और इससे मैं अपना बना कर रहूंगी। निशा अपनी सौतेली बहन के पति को छीनने की योजना अपने मन में बना लेती है। अपने पति से चिढ़कर रहती है। अगले दिन जब नहाकर विक्रम टॉवल में अपने कपड़े निकाल रहा था तो कमरे से गुजरती हुई निशा उसे ताड़ती रहती है और कहती है, क्या हुआ विक्रम, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे मुझे शर्ट नहीं मिल रही थी, तुम निकाल दो। काव्या लगता है बिजी है। वैसे तुम्हारी कमर बहुत अच्छी है। माफ करना, मैंने ये बोल दिया। कोई बात नहीं विक्रम, तुम चाहो तो मेरी कमर छू भी सकते हो। ये तुम क्या कह रही हो? तभी निशा उसके गले लग जाती है। विक्रम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ, ना कि आदित्य को। क्या हम छुप छुप कर मिल नहीं सकते? देखो मैं जानती हूँ तुम भी मुझे पसंद करते हो। पर काव्या को पता चला तो मार डालेगी मुझे। हम दोनों अपने पार्टनर्स को कुछ पता नहीं लगने देंगे। विक्रम, हम अफेयर तो चला सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊंगा। जिसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। वो दोनों बाहर छुपकर मिलने जाते हैं, जहां निशा सुंदर सा गाउन पहनकर विक्रम के साथ क्लब में डांस करती है। उसके बाद जब पूरा परिवार टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था तो विक्रम टेबल के नीचे निशा के पांव पर पांव रख रहा था, जो कि चम्मच गिरने पर काव्या को दिख जाता है, पर वो नजरअंदाज करती है। फिर कमला कहती है, बहू मैंने अपने कपड़े धोकर रख दिए, जरा धूप में सुखा दो। जी माँ जी। ये बात सुनकर निशा कपड़े सुखाने छत पर जाती है, जहाँ पीछे पीछे विक्रम आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। अरे छोड़ो, ये सब घर के बाहर करा करो, अगर तुम्हारी बीवी ने देख लिया तो? अरे उसकी चिंता मत करो, वो नहाने गई है। अरे निशा, निशा कहाँ हो तुम? हटो, वो बुला रहे, मुझे जाना होगा। ये कहकर निशा आदित्य के पास जाती है और चिढ़कर कहती है, क्या है तुम्हें, क्यों बुला रहे हो मुझे? काम नहीं करूं क्या? जब देखो निशा निशा निशा। अरे मैं तो तुम्हें नाश्ता करने के लिए बुला रहा था, और ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, नेकलेस। ठीक है, अच्छा है, कर लूं अब काम? अरे तुम तो बुरा मान गई, इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। कुछ देर बाद काव्या और कमला निशा से कहते हैं, मंदिर के लिए कुछ और तो नहीं लेना? नहीं बहू, सब कुछ ले लिया है। निशा बहू, घर का ख्याल रखना, क्योंकि दोनों बेटे तो ऑफिस चले जाएंगे, अभी तुम रह लोगी ना। अच्छा आदित्य बेटा, तू जरा ऑफिस जाते जाते कार से हमें मंदिर छोड़ दे। जी माँ जी। जी माँ, मैं छोड़ दूंगा। सभी लोग काम से बाहर चले जाते हैं, पर विक्रम पीछे के दरवाजे से वापस आ जाता है, जहाँ निशा उसके लिए लंच साथ में करने का रोमांटिक माहौल बनाती है। दोनों एक साथ डांस करते हैं और कहते हैं, निशा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ अकेला टाइम स्पेंड कर पाऊंगा, कोई भी यहाँ नहीं है। मैं भी विक्रम, एक घर में रहकर भी हम ठीक से मिल नहीं पाते। अच्छा हुआ सब घर वाले बाहर चले गए, कुछ देर तक हम दोनों एक साथ रहेंगे। तभी रास्ते में कमला को याद आता है कि पूजा का सामान घर पर ही रह गया था। आदित्य कमला वापस आ जाते हैं और दोनों को इस तरह देखकर काव्या जोरदार चांटा अपनी बहन को मारती है और कहती है, निशा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरे डालने की? मेरे पति को छीनना चाहती है? क्यों विक्रम, तुमने मुझे धोखा दिया।
मुझे शर्म आती है दोनों को ऐसे देखकर। निशा, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और भाई तूने ही मेरी पीठ पे छुरा घोंपा। हाय हाय हाय, ये सब मेरे घर में क्या हो रहा है? तुम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? अरे शादीशुदा होकर ये नीच हरकत क्यों? हाँ, की हमने ऐसी हरकत क्योंकि मैं विक्रम को पसंद करती हूँ, आदित्य को नहीं। मैं नफरत करती हूँ काव्या से, हमेशा मेरे साथ बदसलूकी की है बचपन से, इसलिए मैंने उसके पति को ही छीन लिया। काव्या, मैं नहीं जानता था, मेरा ये इरादा नहीं था। मैं बहक गया था, लेकिन मुझे एक मौका और दे दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। नहीं, मुझे तुम्हें कोई मौका नहीं देना। नहीं काव्या, मेरे बेटे को एक बार मौका दे दे और इसको तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं अपनी बहन को कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं काव्या, ऐसा मत कहो, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। आदित्य जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, बस ये आखिरी बार है। ठीक है। निशा और विक्रम अपने जीवन साथी से बहुत मिन्नतें करके एक मौका पाते हैं, जिसके बाद वो अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी से खुशी खुशी रहने लगते हैं।